आर के सक्सेना सर, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। ये यूट्यूब विशेष तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ये हमारा वीडियो सिविल जज की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए है। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में जैसा कि मैंने बताया था कि सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करें, आपकी रणनीति क्या हो, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि उस वीडियो में मुझसे कुछ मिस्टेक हुई थी, जिसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं विशेष रूप से जैसे कि मैंने बताया था कि अभी फार्म भरने वाले हैं, लेकिन उसके फार्म भरे जा चुके हैं। दूसरा मैंने मिस्टेक जो की थी वो सीपीसी अर्थात सीआरपीसी बोला था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं दूसरा वीडियो शुरू करता हूँ, पार्ट 2। इसका सब्जेक्ट है कि सिविल जज की तैयारी कैसे करें, वो कौन सी रणनीति है जिसको अपना करके हम सिविल जज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सिविल जज का जैसे मैंने बताया था कि पहली सीढ़ी तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, लेकिन दूसरी सीढ़ी जो है इसकी वो है आपकी मुख्य परीक्षा। ये बहुत सरल है और बहुत इसकी तैयारी बहुत आसानी से की जा सकती है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से हम प्रश्न रूप में आपके एलएलबी में लिखते थे, उसी तरह से हमको अभ्यास करके इस परीक्षा को देना है और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो में भी थोड़ा सा कि मुख्य परीक्षा में आपके 4 प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र आपका 100 अंक का होता है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डाल दूं कि कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं, उसमें क्या आता है, उनकी तैयारी आपको कैसी करनी है। तो मैं लेता हूँ पहला प्रश्न पत्र। ये आपका 100 अंक का होता है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं आपके सभी लाके को सब्जेक्ट हैं। जैसे आपका संविधान हो गया, सीपीसी, टीपीए अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम, संविदा अधिनियम, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम और परसीमा अधिनियम। तो इसकी तैयारी के लिए हमको क्या है कि बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हर एक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लिस्टेड कर लें और उनके आंसर लिखने की हम प्रैक्टिस करें। और कौन किस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये जानकारी आप मुझसे भी मिलकर प्राप्त कर सकते हैं या मेरे फ़ोन पे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात हो रही है दूसरे पेपर की। ये पेपर जो है सबसे अच्छा स्कोर देता है। इस पेपर में आपका 2 आपके ऐसे आते हैं। पहला ऐसे आपका जो है वो सामाजिक विषय पर होता है और ये ऐसे जो है आपका 30 अंकों का होता है। जैसे सामाजिक विषय आपके बहुत सारे विषय हैं जो तत्कालिक विषय चर्चा में रहते हैं, वो भी आपके निबंध के रूप में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि सामाजिक विषय में जैसे कि आपका पर्यावरण प्रदूषण, दहेज प्रथा, महिला उत्थान और आपका हरिजन एक्ट, जिसपे निरंतर लंबी बहस चल रही है। तो इनका आप मैटर इकट्ठा कर लें और ऐसे लिखने का अभ्यास करें। और भी विषय जो चर्चा में आएंगे उस समय, इस समय आपका एग्जाम है, पेपर बनते हैं, तो उनको भी हम अनदेखी नहीं करेंगे। अब रहा दूसरे निबंध का। तो दूसरा निबंध जो है मुख्य रूप से आपके जो है वो लीगल सब्जेक्ट या कानूनी विषय पर होता है और ये 30 नंबर का ना होकर के 20 नंबर का होता है। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पे ये निबंध आ सकता है। जैसे आपकी जनहितवाद है, इसको अपन जनहित याचिका ही बोलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसा कि अपन गत वर्षों में देख रहे हैं कि न्यायपालिका में एक अजीब सा दबाव का माहौल देखा जा रहा है, तो उसको स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपका ST/SC एक्ट है, इसमें भी आपके बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने अपने ला जो हमारा व्हाट्सअप है उसमें हमने एक न्यूज़ भेजी हुई है कि न्यायाधीश ने कहा है कि विशेष मामलों में ही हरिजन एक्ट का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ऐसे आपके 2 ऐसे जो है 50 नंबर के हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो इसमें हम करीब 35 से 40 नंबर आराम से हम पा सकते हैं। फिर आपका इसमें एक संक्षिप्तीकरण या सारांश लेखन भी आता है। इसका मतलब होता है कि आप बड़ी बातों को, लंबी बातों को, उसके मुख्य भावों को लेते हुए उसको 1/3 में लिख दें।
तो ये भी निरंतर अभ्यास का विषय है और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम छोटे क्लासों में भी सारांश लेखन करते रहे हैं। इसमें हम कुल मैटर का 1/3 हम उसको लिखते हैं, जिसमें कि लगभग उसके पूरे भाव आ जाए। तो ये आपका 20 अंक का होता है ना, तो इसको आप अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका एक अनुवाद सेक्शन भी होता है इसमें, जो 10-10 नंबर का होता है। इसमें आपको हिंदी टू अंग्रेजी और अंग्रेजी टू हिंदी करनी होती है। तो हमने जो परीक्षाओं के पेपरों का अवलोकन किया, तो इसमें बहुत कठिन लैंग्वेज का उपयोग नहीं होता है। इंग्लिश भी आपकी सरल होती है। अगर थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो आप इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। अब आपका रहा तीसरा पेपर। ये भी आपके 100 अंक का होता है और इसमें जो आपके ला के सब्जेक्ट हैं वो आपका स्थान नियंत्रण, जिसे हम किराएदारी अधिनियम भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, साक्ष्य अधिनियम, आपका आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और नेगोशिएबल एक्ट। इसकी केवल आपकी धारा 138 से 147 तक पे ही जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसका भी अपन क्वेश्चन पहले से छांट करके अभ्यास करें तो हम इसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका आता है चौथा प्रश्न पत्र। ये भी जैसा बताया था मैंने कि सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के होते हैं, तो ये भी प्रश्न पत्र आपका 100 अंक का होता है। इसमें एक तो आपका आता है कि विवादकों का स्थिरीकरण, अर्थात आपको एक मामला दे दिया जाएगा, उसमें आप जो है वाद प्रश्न बनाएंगे। माने वाद प्रश्न वो होते हैं जिसमें कि वादी और प्रतिवादी दोनों जो है उसमें सहमत नहीं होते हैं, एक हाँ बोलता है एक ना बोलता है। तो ऐसे जगहों पर वाद प्रश्न बनते हैं। आप किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता से संपर्क करके ये देख सकते हैं। आप पुराने निर्णय जो सेकंड श्रेणी के निर्णय हैं, सेकंड श्रेणी मजिस्ट्रेट के या फर्स्ट श्रेणी मजिस्ट्रेट के, उनके निर्णय की न्यायालय से नकल प्राप्त करके उनका अवलोकन कर सकते हैं और 2-4 बार लिख करके इसको अभ्यास करें तो आपका ये सेक्शन जो है वो आराम से बन जाएगा। ये आपका 10 नंबर का होता है। उसके बाद आपका जो है वो आरोप या चार्ज लगाना है ना, ये मजिस्ट्रेट का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मजिस्ट्रेट के सामने जो भी पुलिस रिपोर्ट वगैरह पेश की जाती है, जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं, उसके आधार पर वो देखता है कि अभियुक्त के खिलाफ कौन सा अपराध बन रहा है, तो वो उस पर उस अपराध का आरोप लगाता है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि धारा भी हमको बतानी होती है। तो अगर थोड़ी सी हम कुछ मुख्य धाराओं को ले लें जहाँ पे समानतः अपराध पूछे जाते हैं, तो ये हमसे आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। अब इसी पेपर में एक आपका निर्णय लेखन आता है। तो निर्णय लेखन में क्या होता है कि आपके वादी प्रतिवादी के कथन दिए हुए होते हैं। इसमें हमको जो है वाद प्रश्न बना करके और प्रत्येक वाद प्रश्न का वादी का क्या कहना है, प्रतिवादी का क्या कहना है, उसको देख करके हम उस पर निर्णित करते हैं। हर वाद प्रश्न को हम जो है वो अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में हम उसका निर्णय देते हैं कि निर्णय क्या देते हैं, किसके पक्ष में निर्णय जाता है, हम स्पष्ट रूप से उसमें लिख देते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये 80 अंकों का होता है और इसमें आपके 2 निर्णय आपको लिखने होते हैं, एक सिविल का और एक क्रिमिनल का। तो न्यायालय से पुराने निर्णयों की नकल निकाल करके उसका प्रारूप देख करके हम इसको लिख सकते हैं और अगर यदि हमने प्रारूप सही ढंग से लिख दिया है तो आधे नंबर हमको जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो हम जो भी निर्णय दें तर्क सहित निर्णय दें, है ना। निर्णय में जरूरी नहीं है कि हम किसके पक्ष में दे रहे हैं, जिसके पक्ष में दें हम निर्णय, वो निर्णय हमारी जो है तथ्य आधारित होना चाहिए। और तो ये बहुत आसान है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका अगर 400 नंबर का पेपर में अगर आप ठीक ठाक नंबर पा जाते हैं तो आपको तीसरे चरण के लिए पेश किया जाता है। सामान्यतः नियम ये है कि पदों के 3 गुने अभ्यर्थियों को जो है वो तीसरा चरण अर्थात तीसरी सीढ़ी में प्रवेश दिया जाता है। तीसरा चरण जिसको अपन इंटरव्यू या साक्षात्कार बोलते हैं, ये हमारे आईक्यू पे निर्भर करता है और ये 50 अंकों का होता है। लेकिन इसमें एक बाध्यता रखी गई है कि कम से कम आपको 20 अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो अगर हम कुछ मॉक टेस्ट दे लें, मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर लें,
तो हमें इसमें भी अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। और जहाँ तक इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का संबंध है, तो क्वेश्चनों कोई विशेष क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि सिर्फ बातों से बात निकलती है। आपका जैसे कि आपका पूरा बायोडाटा आपके उनके सामने होता है, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आप न्यायाधीश क्यों बनना चाहते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप वकालत की है तो आप वकालत कैसे करते थे, कोई आपसे वकालत में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर कोई वादी है आपका, जो आपके पक्षकार है, वो बहुत गरीब है, फीस नहीं दे पाता आपका, तो आप क्या करेंगे। तो बातों से कुल मिला के बात निकलती है। हाँ, कुछ पहनावा हमारा एक बड़ा शिष्ट होना चाहिए और हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि कोई प्रश्न ऐसा पूछा गया है जिसका जानकारी हमको नहीं मालूम है, तो निसंकोच हम उसको सॉरी कह के उसको हम कर सकते हैं। इससे कोई हमारा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी स्पेशल रणनीति बनाएं, तैयारी करें, तो सिविल जज बनना बहुत कोई कठिन काम नहीं है। और ये देखा गया है कि हम लोगों का रीवा जो है इसमें काफ़ी आगे जा रहा है। रीवा की एक बच्ची ने जो है सिविल जज परीक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है और करीब 8 से 10 पोस्ट जो है वो रीवा वाले ले रहे हैं। तो अपनी कॉन्फिडेंस बनाएं और जैसा कि मास्टरमाइंड का वाक्य है कि हारो मत, हार को हराओ, तो उसका पालन करें और एक दृढ़ निश्चय बना करके इसकी तैयारी करें। तो आपको बिल्कुल इस बात पे संदेह नहीं करना चाहिए कि हमारा नहीं होगा। आप जरूर सफल होंगे। मैं आपकी सफलता की शुभकामना करता हूँ। और मैं एक विशेष बात बोलना चाहता हूँ कि सिविल जज की जो सिलेबस है उस पर भी मैं इसी यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न विषयों को जो है वो पढ़ाऊँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर के। तो आपको ये वीडियो प्राप्त होते रहे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनको शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, ताकि जो मेरा एक ये निःशुल्क प्रयास है वो सफल हो सके। तो मैं फिर से आपका एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग जो हैं इससे लाभान्वित हों। और तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अभी जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें मुख्य रूप से मैं CPC, जिसे आप सिविल प्रीकॉशन बोलते हैं, जिसके संबंध में ये मिथ्या धारणा है कि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो मैं उस मिथ्या धारणा को तोड़ूंगा और सरल शब्दों में आपको CPC पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हेलो, नमस्कार, RK सक्सेना सर। सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अपना जो उद्देश्य लेके चल रहा हूँ उसमें मैं सफल रहूँ। धन्यवाद।